बातचीत सीरियल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरजा शर्मा और आप सभी को मेरा नमस्कार। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें एक शायर, एक कवि, उनसे मुलाकात हो रही है जिनका नाम है श्री चंदन बिष्ट, और मैं आपकी बातचीत उनसे करवाऊंगी और बहुत सारे आपके हृदय में उठने वाले जो प्रश्न हैं, जो जिज्ञासा है, उनका समाधान करवाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए बातचीत करते हैं शायर श्री चंदन बिष्ट जी से। जी नमस्कार। नमस्कार नीरजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बस अब मैं सीधे ही आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, तो आप मुझे सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को भी प्लीज़ बताइए कि आपने किस तरीके से आप कविता के क्षेत्र में आए या आपने अपने जीवन में क्या क्या काम किए। देखिए, अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो बहुत ऐसी कोई खास बात नहीं रही है। मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है जी। एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है काठगोदाम जी। ये नैनीताल की तलहटी में पड़ता है। मेरी स्कूलिंग और जो है प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर ही हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने एक थोड़ा सा दूर हल्द्वानी नाम की सिटी है जी, वहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन किया जी। उसके बाद मैं एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जो है चयनित होकर मुंबई कस्टम्स में मैंने जो है इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सर्विस शुरू की, अपनी भर्ती शुरू की जी। ये सन 1980 की बात है जी। उसके बाद मैं जो है वहाँ पर सर्विस करता रहा हूँ बॉम्बे में, और 35-36 साल की उम्र, 35-36 साल की सर्विस के बाद जी मैं सन 2015 में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और आजकल जो है मैं मुंबई में ही रहता हूँ। जी, तो एक बात बताइए कि एक तरफ आप कस्टम ऑफिसर रहे, बिल्कुल अलग क्षेत्र है, दूसरी तरफ आप कवि हैं, शायर हैं और बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। तो साहित्य की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं जब पढ़ता था, समझ लीजिए कि एसएससी या इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट तक, हमारा जो है सब्जेक्ट्स में हिंदी एक सब्जेक्ट हुआ करता था जी। तो उसमें जो पद्य और गद्य होते थे उसमें मुझे विशेष रुचि थी जी। और दूसरा मैंने अक्सर देखा है मेरे कई मित्रों में भी जो थोड़ा सा शायरी और उसमें जो रुझान रखते हैं, शौक रखते हैं जी। उनका बैकग्राउंड मैंने देखा कि एक वैज्ञानिक, मतलब साइंटिफिक, साइंस वाला बैकग्राउंड होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए उनका मतलब जो है रुझान होता है क्योंकि आपको साहित्य में भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कल्पना करनी होती है जी। और उस हिसाब से अपना रचना को बनाना पड़ता है। तो इसी प्रकार हम, क्योंकि हमें साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे चीज़ों में कल्पना करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है हर जगह। जैसे अब मतलब एक छोटा सा अगर मैं उदाहरण दूँ, हम जो है एटम की बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं, अभी किसी ने देखा तो है नहीं जी। तो हर समय हमें यही बोला जाता था कि आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए। तो हमें हर चीज़ को इमेजिन करने की एक वो पड़ती है, तो कल्पना करने की जो है एक आदत पड़ जाती है। इसीलिए मैंने देखा काफ़ी लोग जो है साइंस बैकग्राउंड वाले वो कविता वगैरह की तरफ अच्छे से मतलब जो शौक भी रखते हैं और अच्छी कल्पना भी कर लेते हैं। और वहीं से थोड़ा धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं में कुछ कविताएं पढ़ी तो शौक तो थोड़ा थोड़ा रहा, लेकिन मतलब लिखना मैंने बहुत देर से शुरू किया। मतलब पढ़ने में मुझे ज़्यादा शौक था, हर किस्म का, अंग्रेजी साहित्य भी, हिंदी साहित्य भी। और लिखना की प्रेरणा तो मुझे मतलब इसी तरीके से मिली कि भाई देखिए, अगर ये लोग लिख सकते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा किया, कुछ दोस्तों को दिखाया, कुछ और उन्होंने कहा अच्छी है, आप कोशिश करते रहें। यानी प्रोत्साहन आपको लगातार मिलता रहा? मुझे मिलता रहा, प्रोत्साहन मिलता रहा जी। और शुरुआत में छोटी छोटी पत्रिकाओं में, अखबारों में कविताएं छपी और लोगों ने सराही, तो मुझे भी एक मतलब वो मिला, प्रेरणा मिली और एक वो मिला कि भाई मैं भी लिख सकता हूँ। लेकिन कभी भी मतलब जो है नियमित लेखन नहीं हो पाया। उसके बाद जब मैंने सर्विस ज्वाइन की
तो बड़ी शुष्क किस्म की सर्विस है, जैसे आप समझ लीजिए कि पुलिस की जैसी सर्विस है। बिल्कुल। तो वहाँ पर तो मतलब कोमल भावनाएं और ये सब कल्पनाएं तो सब नहीं क्या हो है, सकती। सूख जाती हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मेरा रुझान बना रहा, मेरा शौक बना रहा। मैं तब भी पढ़ता तो जरूर था कविताएं वगैरह, जी। और बीच बीच में एक दो लाइनें, दो चार लाइनें लिख दी। मतलब ये है कि मैं महीने में एक कोई कविता बनी तो बनी। तो ठीक। ये जो मेरा जो अभी तक का सफर रहा है, बस छिटपुट इधर उधर की रचनाएं करके मैंने वो छोड़ दी। कुछ फोन में लिखी हैं, कुछ कंप्यूटर पे लिखी, कुछ अच्छा। कागज पे लिखी। वो इसी तरीके से मतलब जो है धीरे धीरे रखी धीरे हुई है। धीरे, ठीक। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कोई जी। भी कलाकार होता है, चाहे साहित्यकार हो, कोई भी कलाकार हो, जी। तो वो दो किस्म से, दो प्रकार की उसकी जो है रचनाएं होती हैं। एक है स्वांतः सुखाय और दूसरी है परजन हिताय। बिल्कुल। तो अधिकतर जो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत यहाँ से होती है, जो स्वांतः सुखाय है। हाँ। जो अपनी भावनाएं हैं, अपनी कल्पनाएं हैं, उनको व्यक्त करने के लिए आदमी शुरू करता है साहित्य। यानी जो अपनी रचनाएं हैं या अपने भाव हैं, उससे अपने हृदय को ही हमें कहीं सुकून या सुख मिलता है। सुख भी मिलता है। हाँ, बिल्कुल। धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि हमारी नज़र स्वांतः सुखाय तो है ही, हाँ। कि भाई हम सुंदर चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अपने आप में मतलब जैसा महसूस करते हैं, उनको व्यक्त करते हैं। जी। धीरे धीरे हम देखने लगते हैं कि समाज में जी कुछ कुरीतियां हैं, कुछ विसंगतियां हैं, समाज के सुख दुख पर नजर, बिल्कुल। उनके ऊपर भी नजर पड़ने लगती है, और उनके ऊपर भी लिखने का मन अपने आप ही हो आता है। तो वो फिर परजनिताएं भी हो जाती हैं। बिल्कुल। जो चीज जो है समाज के लिए लिखी जाएगी वो जी। जरूर लोगों को पसंद आएगी, बिल्कुल। और स्वांतः सुखाय तो है ही। तो इस बिल्कुल। तरीके से बस शुरुआत। मैं तो अभी भी ये कहूँगा कि मैं अभी भी जो है कविता का एक विद्यार्थी हूँ, अभी भी मैं बिल्कुल। सीखता ही हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आजीवन सीखने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और आपका तो अब रिटायरमेंट भी काफ़ी समय हो गया है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं अभी भी एक विद्यार्थी ही हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि आजकल की जो जनरेशन है, वो अगर कविता या शायरी लिखना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए कोई विधिवत ट्रेनिंग होती है? कि आपने क्या कोई विधिवत शिक्षा ली या ट्रेनिंग ली, या ये अंतर मन के जो भाव हैं वही प्रस्फुटित होते हैं? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने जी। ये देखिए, इस बारे में मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। हालांकि इस पर तो बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है ये। जी। कोई भी कला हो, जी। उसके दो पक्ष होते हैं। एक कला पक्ष है, एक भाव पक्ष है। भाव पक्ष में वो चीज़ आती है जो आप कहना चाहते हैं, ठीक है, और जो आप व्यक्त करना चाहते हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, उसको व्यक्त करना चाह रहे हैं। कला पक्ष में ऐसा है, किसी भी विधा के, किसी भी कला के कुछ नियम होते हैं। अभी आप देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप बहुत अच्छी चित्रकारी कर सकते हैं जी, ठीक है। आप जैसे कहीं पर बैठे हैं, एक कागज का आपको टुकड़ा मिलता है, आप एक पेन लेते हैं और उसमें एक बहुत अच्छा चित्र बना देते हैं, लेकिन वो उतना जो है प्रभावी नहीं रहेगा जी। अगर उसी चित्र को आप जी। एक अच्छे ईजल में, अच्छे रंगों द्वारा, अच्छे फ्रेम लगा के अगर उसको प्रस्तुत करें, तो वो जो है बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ेगा। तो ये फ्रेम लगाना, ये जो है उसको प्रॉपर कैनवास में बनाना, ये है उसका कला पक्ष जी। और भाव पक्ष वो है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। आप सीनरी दिखाना चाह रहे हैं, आप प्रकृति दिखाना चाह रहे हैं, आप सुंदरता दिखाना चाह रहे हैं, वो भाव पक्ष है। तो इसी तरीके से साहित्य में भी है जी। तो भाव पक्ष तो ऐसा है कि प्रत्येक मनुष्य जी, कोई भी घटना हो जी, कोई भी परिस्थिति हो और कोई भी चीज को देखकर उसके हर एक के मन में अलग अलग विचार आ सकते हैं। जैसे एक घटना होती है, उसको देख के मेरे मन में कुछ विचार आ सकते हैं, आपके मन में कुछ विचार आ सकते हैं जी। तो उसमें क्या होता है कि ये तो हो गया आपका भाव पक्ष जी। भाव पक्ष तो धीरे धीरे हम लोग उस चीज को समझने लगते हैं कि भाई ये अलग अलग चीज है जी। अब उसके बाद कला पक्ष देखिए जी। अब मुझे उस विचार को व्यक्त करना है, लोगों तक पहुंचाना है जी। मुझे उस घटना या उस परिस्थिति को देखकर क्या फील हुआ, तो मैं उसको जो है गद्य में भी लिख सकता हूँ, पद्य में भी लिख सकता हूँ, और पद्य में भी कई सारी उसकी जो है विधाएं हैं, लेकिन हर एक विधा का एक नियम बना हुआ है। जैसे छंद है या इसी तरीके से अगर हम उर्दू गजल की तरफ जाएं तो उसके अलग नियम है, हिंदी छंद के अलग नियम है। तो ये इसका कला पक्ष हो गया। भाव पक्ष हो गया कि मुझे देख के उसके उसको देख के मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो भाव पक्ष है
वह तो मनुष्य को अपने आप ही जो है विकसित करना होता है। ओके। लेकिन कला पक्ष को सिखाया जा सकता है। ओके, यानी बाहरी जो बनावट है हाँ। वो तो सिखाई जा सकती है, हाँ। लेकिन हृदय के जो भाव हैं, यानी आपने एक फूल को देखा, एक पर्वत को देखा, एक नदी को देखा, और उसको देखकर जो आपके हृदय में कोमल भावनाएं जागी, वो आपका अंतर्मन है, कितना वो उसको अनुभव करता है और कितना उसको वो शब्दबद्ध कर सकता है। बहुत अच्छी बात कही चंदन जी आपने। अब मैं इसके साथ साथ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि मैं कविताएं लिखता हूँ, कभी फ़ोन पे कभी कहीं, लेकिन क्या आपने इतने वर्षों में कोई अपनी पुस्तक प्रकाशित की हैं? कुछ ऐसा है? हाँ, मुझे खुद लगता था कि ऐसा अभी भी, जैसे मैंने कहा कि मैं तो एक विद्यार्थी हूँ जी, तो अपनी रचनाओं को पढ़ते समय मुझे लगता था कि ये कोई इनका बहुत अच्छा स्तर नहीं है। हालांकि सब लोग यही बोलते हैं कि आप अपनी, हर एक के लिए जी, अपनी रचनाओं का निर्णायक स्वयं को न माने, ना माने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लोगों बात को है उसको जो है जज करने दें, लोगों को उसको परीक्षा करने दें। जी। तो मैं उसको ये नहीं समझता था, लेकिन मित्रों ने, दोस्तों ने बहुत आग्रह किया कि आप लिखता अच्छे हो, हाँ। अच्छा लिखते हो, लेकिन इनको कहीं पर प्रकाशित तो करो। तो फिर जो है ये जितने भी 20-25 सालों में जो भी छिटपुट मैंने लिखा था, जी। सब इकट्ठा करके मैंने काफ़ी मेहनत करके इकट्ठा किया हो। अच्छा। तो उसके बाद जो है 2024 में जी, एक गजल और नज्म एक संग्रह प्रकाशित किया जिसका नाम है धुंध छंटने तक। धुंध छंटने तक। हाँ, ये पहला ये है, ये जून 2024 में प्रकाशित हुआ जी। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है चलो, तो मैंने दूसरी और छांटी, दूसरी और इकट्ठा की, और एक दूसरा गजल और नज्म संग्रह ये जो है जुलाई 2025 में परछाइयाँ उजालों की, इस नाम से ये प्रकाशित हुआ है। जी, तो अगर मान लीजिए हमारे श्रोता, हमारे दर्शक इन पुस्तकों को खरीदना चाहते हैं, हाँ। तो ये आसानी से मिल जाएंगी, हाँ, उपलब्ध हैं? ये दोनों पुस्तकें अमेजन और अच्छा। फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं। अच्छा जी, ठीक इनको है खरीदा जा सकता है जी। और अभी 2 किताबें और मेरी पाइपलाइन में है, मैं उन्हें इकट्ठा कर रहा हूँ। एक कविता संग्रह है और एक कविता कैसे लिखें जी, और एक बच्चों के लिए एक मैंने। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं देखिए स्कूल में टीचर रही हूँ, तो हमें कई बार जब प्रतियोगिता में बच्चों को लेकर जाते हैं, या कई बार हमें असेंबली में प्रातःकाल जो प्रेयर होती है जिस समय, उस समय हम बच्चों को कहते हैं कि आप कोई छोटी छोटी कविताएं लेकर आइए हाँ। और वो प्रार्थना सभा में बोलिए। तो मुझे लगता है कि, लगता क्या है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो ये पुस्तकों का संकलन किया है, कविताओं का संकलन किया है, उससे हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी ज़रूर लाभान्वित होंगे। और आप मुझे ये बताइए कि आपने बहुत सारे गीत, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो आपके कोई प्रिय नज़्म हो, कविता हो, जिसकी आप कुछ पंक्तियां सुनाएं, जिससे कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और हो सकता है आपकी प्रेरणा से वो भी कुछ लिखें। तो प्लीज़ आप कुछ सुना सकते हैं अगर आपको कोई अगर। जी जरूर। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा जी। एक जर्मन साहित्यकार हुए हैं गेटे, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार। बिल्कुल जी। उनकी एक उक्ति है, एक वाक्य है, एक सुविचार है जी कि हृदय से सभी मनुष्य कवि हैं, सभी जी, लेकिन कुछ लोग ही उसको शब्दों में ढाल पाते हैं। बिल्कुल सही है। सबकी भावनाएं होती हैं, सबकी जो है फीलिंग्स होती हैं जी, लेकिन मतलब बहुत कम लोग जो है उसको व्यक्त कर पाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके अंदर, देखिए ऑब्जर्व हर कोई करता है, दृश्य, कोई भी घटना हो, कोई भी दृश्य हो, कोई परिस्थिति हो, हर कोई ऑब्जर्व करता है और हर एक का उसमें अपना एक विचार होता है, एक उसका रिएक्शन होता है, तो उसको वो अपने शब्दों में दे सकता है अगर वो कोशिश करे तो। जी। तो मैंने तो एक, मतलब जो मैं दूसरी एक किताब लिखना चाह रहा हूँ कि कविता कैसे लिखें, उसमें थोड़ा सा हिंट दिया। हालांकि कविता लिखना पूर्ण तरीके से नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन वही मैंने बोला, उसका कला पक्ष सिखाया जा सकता है। जैसे आप एक, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन गाना आपको सिखाया जा सकता है कि राग क्या है, सुर क्या है, ताल क्या है। इसी तरीके से जैसे आपका मतलब शरीर अच्छा है, आप नृत्य मतलब संचालन अच्छा कर सकते हैं, तो आपको नृत्य सिखाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जो उसमें भाव लाना है वो फिर आपका काम है। जी, ठीक है। तो मैं एक अपनी एक पुस्तक में से
जी, आप अपनी पुस्तक दिखाइए ज़रा बाहर का, अगर हम ये जो है अपने परछाइयाँ उजालों की, ये दूसरी पुस्तक है बहुत जी जो कि जो है 2025 में छपी है। जी तो मैं अपने दर्शकों को बोल दूंगी कि ये देख लीजिए, परछाइयाँ नाम की ये परछाइयाँ उजालों की। उजालों की, आप ये देखिए, आपको ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और अब मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसमें से कोई गीत सुना दीजिए। हाँ, ये मैं एक गज़ल आपको सुनाता हूँ। ये बेसिकली मतलब जो है ये गज़ल और नज़्म के ही संग्रह हैं जी और बहुत ज़्यादा ऐसे उर्दू मुझे भी नहीं आती है और जो बोलचाल के उर्दू के शब्द हैं वो इसमें आ गए हैं और सब मतलब जो है सुनने वाले समझ लेंगे उसको। और ये है, इसका शीर्षक है कोई कह दे आसमां से। कोई कह दे आसमां से, ये जी गज़ल है। कोई कह दे आसमां से सर फिरे बादल हटा ले। ओके ये एक चैलेंज है मतलब जी। प्रकृति को याद रखो। कोई कह दे आसमां से सर फिरे बादल हटा ले और आवारा भटकती बिजलियां वापस बुला ले। जी कोई कह दे आसमां से सर फिरे बादल हटा ले और आवारा भटकती बिजलियां वापस बुला ले। रख दिया हमने जलाकर खुद ही अपना आशियाना। रख दिया हमने जलाकर खुद ही अपना आशियाना। डर नहीं अब बर्क हो जाए वो कोई तूफान उठा ले। बहुत खूब, बहुत खूब। हम जमी के हैं, जमी पर हैं, जमी पर ही रहेंगे। वाह। हम जमी के हैं, जमी पर हैं, जमी पर ही रहेंगे। आंधियों में दम कहाँ जो गर्द सा हमको उड़ा ले। बहुत खूब। हमने गहरी गर्त से हर सुबह सूरज को निकाला। हमने गहरी गर्त से हर सुबह सूरज को निकाला। कर दिया है फिर उसे महफूज रातों के हवाले। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कब तलक हम देखते आकाश का बेनूर आंचल। कब तलक हम देखते आकाश का बेनूर आंचल। चांद तारे फिर सहन से तोड़कर हमने उछाले। वाह, बहुत खूब। गम नहीं जो हाथ अपने ही लहू में तर हुए हैं। ओह वाह। गम नहीं जो हाथ अपने ही लहू से तर हुए हैं। ये तसल्ली है कफस के तार तो कुछ तोड़ डाले। लाख तुम बोया करो बारूद नफरत का यहाँ पर। लाख तुम बोया करो बारूद नफरत का यहाँ पर। इस जमी की गोद से हमने तो बस गौहर निकाले। बहुत खूब, बहुत खूब। गो हमारा कुल सफ़र तारीकियों में ही कटा है। गो हमारा कुल सफ़र तारीकियों में ही कटा है। हम नई नस्लों की खातिर छोड़ जाएंगे उजाले। बहुत खूब, बहुत खूब। सर अकीदत और श्रद्धा से झुके चंदन जहाँ पर। सर अकीदत और श्रद्धा से झुके चंदन जहाँ पर। अब चलो ढूंढें इबादत गाह वो सच्चे शिव वाले। वाह, कह दे आसमां से सर फिरे बादल हटा ले बहुत और बढ़िया। आवारा भटकती बिजलियां वापस बुला ले। बहुत खूब, बहुत खूब। जो कुछ आपने संदेश देना था, प्रेरणा देनी थी, आपने बहुत साफ साफ शब्दों में अपने हृदय के भावों को प्रकट किया। और इसमें जो उर्दू के शब्द आए हैं, अरबी फारसी के शब्द आए हैं, मेरे ख्याल से आपने उसके अर्थ भी साथ साथ दिए हैं, जिससे अगर किसी को भी इस गीत को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप ज़रूर पढ़िएगा और मुझे उम्मीद है चंदन जी कि आप इस तरीके की और रचनाएं हमारे सामने लाते रहेंगे और हम पूरी तरह से उसका लाभ उठाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहें और आजीवन अपने परिवार के साथ आनंदपूर्ण जीवन जिएं। हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।